हेलो क्लास। सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काउंटर्स। अभी तक हमने फ्लिप फ्लॉप्स देखे हैं, रजिस्टर्स देखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है काउंटर। काउंटर बेसिकली नाम से स्पेसिफाई करता है कि यदि हमको किसी चीज़ को काउंट करना है तो उसके लिए हम डिवाइस कैसे बनाएं, कौन सी डिवाइस हमारे काम आएगी। तो काउंटर इज़ बेसिकली a device which stores the number of times a particular event has occurred, जो स्टोर करती है किसी भी एक इवेंट को जो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स हुई है। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, आइदर जेके और टी फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली काय से बने होते हैं ये, जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर टी फ्लिप फ्लॉप। इनसे क्यों बने होते हैं हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक सिग्नल देर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स। अब हर काउंटर में क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत होती है और उस क्लॉक के बेस पे ही काउंटर को दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा सिंक्रोनस काउंटर्स और दूसरा है एसिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल गेट क्लॉक फ्रॉम आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। मतलब यदि दो फ्लिप फ्लॉप लगे हैं तो इसको जो है क्लॉक कहाँ से मिलेगी, प्रीवियस के आउटपुट से। तो वो हमारा होगा एसिंक्रोनस काउंटर, और इसको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है। और सिंक्रोनस काउंटर क्या होगा, सिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप पर सेम क्लॉक होगी। हियर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स विल बी सिंक विथ सेम क्लॉक। ठीक है। अब इसके अलावा हम और कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं काउंटर को, डिपेंडिंग ऑन द काउंटिंग प्रोसेस फ्लिप फ्लॉप कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। एक हमारा हो सकता है अप काउंटर, जो कि काउंट को अपवर्ड डायरेक्शन में करें, जैसे 0 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल 0 to 7। सेकंड आता है डाउन काउंटर, जो कि डाउनवर्ड काउंट करेगा, जैसे 7 6 5 4 3 2 1 0, और फिर 0 के बाद वापस से 7। एक होगा अप डाउन काउंटर, जिसमें हम दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रैंडम सीक्वेंस। रैंडम सीक्वेंस मतलब जैसे आपको करना है 2 से लेके 7 तक काउंट, 0 1 2 नहीं करना है, तो उसको हम रैंडम सीक्वेंस बोलेंगे। ऐसे काउंटर्स को हम डिज़ाइन करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की हेल्प से। अब जैसे हमें काउंट करना है 0 से लेके 10 तक, तो जनरली हमारा जो काउंटर की स्टेट्स रहती हैं वो 2 की पावर तक रहती है। 2 की मतलब 0 to 15, ठीक है, 2 की पावर 4 - 1, या फिर 0 to 7, ठीक है, 0 to 31 ऐसे रहती है। पर आपको 10 काउंट करना है तो उस केस में हमें एक्सटर्नल कॉम्बिनेशनल सर्किट लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉड एन काउंटर। मॉड एन काउंटर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड 10 काउंटर, तो मॉड 10 काउंटर से हमारा मतलब है कि इसमें 10 स्टेट्स होगी, 0 to 9। ठीक है। अब काउंटर जो है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे। मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ कि मुझे काउंट करना है 10 स्टेट्स, तो 10 स्टेट्स के लिए आप कैसे फ्लिप फ्लॉप निकालेंगे, तो आप क्या देखेंगे, 2 की पावर से कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है, और 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप वाले काउंटर से हम मैक्सिमम 8 स्टेट्स काउंट कर सकते हैं, और 4 फ्लिप फ्लॉप वाले काउंटर से मैक्सिमम 16। तो हमें कितने स्टेट्स काउंट करना है, 10। तो इसलिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, 2 की पावर 4 वाले में, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप वाले काउंटर पे जाना पड़ेगा। इसको अगर फार्मूले से हम देखें तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू log 2 n, और जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो हमें काउंट करना है। तो वैसे ही हमें ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो
अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया 10 के लिए, तो इसलिए log बेस 2 10 की वैल्यू 4 और 3 के बीच में आती है, इसलिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे 4। ठीक। अब जब हम काउंटर की बात करते हैं तो उसमें हम मैक्सिमली यूज़ करते हैं JK फ्लिप फ्लॉप या फिर T फ्लिप फ्लॉप। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब JK की वैल्यू 1 होगी और T की वैल्यू या फिर T की वैल्यू 1 होगी और फ्लिप फ्लॉप पे हम क्लॉक पल्स देंगे तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो जाएगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम काउंटर में यूज़ करते हैं। इसलिए हम किसी भी काउंटर के लिए बेसिकली यूज़ करेंगे JK फ्लिप फ्लॉप या फिर T फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है। अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि काउंटर बेसिकली होता क्या है। अभी हमने काउंटर के 2 टाइप देखे थे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो पहला एग्जांपल हम देखेंगे से एसिंक्रोनस काउंटर, जो कि अप काउंट करेगा और 3 बिट का होगा। 3 बिट का होगा मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप होंगे। ठीक। अब क्या है ये? सबसे पहले तो हमने बात करी कौन से फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं हम, टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप ले लिया। अब मैंने आपको कहा कि टी फ्लिप फ्लॉप कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि उसका आउटपुट चेंज होता रहे। उसका आउटपुट चेंज कब होगा? जब क्लॉक आएगी और जब इनपुट पे 1 होगा। तो इसलिए हमने तीनों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे 1 दे दिया। ठीक। अब और इस फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे हमने नॉर्मल क्लॉक सप्लाई की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्लॉक के बाद इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा, या तो 1 था तो 0 और 0 था तो 1। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके इनपुट पे हमने क्या दिया है? 1। ठीक। और क्लॉक की कब चेंज होगा? क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पे हमें सिंबल दिख रहा है। तो क्लॉक की हर नेगेटिव एज पे इसका आउटपुट चेंज होगा। ठीक। अगर दूसरे फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक आ रही है QC से। ठीक। तो इसका मतलब जब QC 1 से 0 होगा तो उसकी नेगेटिव एज पे इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि इनपुट पे तो 1 है ही। और वैसे ही QB की बात कर रहा था मैं, QC ये था। और वैसे ही QA कब चेंज होगा? जब QB की जो वैल्यू है वो 1 से 0 होगी, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है और इसकी क्लॉक QB से मिल रही है और इसकी क्लॉक QC से मिल रही है। ठीक। तो पहला फ्लिप फ्लॉप हर क्लॉक पे अपना आउटपुट बदलेगा। तो हम इसको टाइमिंग डायग्राम से देखते हैं। ये जो बनाया है मैंने, ये है टाइमिंग डायग्राम। ठीक। तो पहले हमने क्लॉक डिज़ाइन कर ली, हमारी क्लॉक ले ली और उसकी 8 साइकिल बना ली हमने, 1 2 3 करके 8 तक बना ली। और इसकी हमने नेगेटिव एज भी मार्क कर ली। मतलब अगर हम QC की बात करें तो वो क्लॉक की हर क्लॉक की नेगेटिव एज पे चेंज होगा। तो मान लिया कि पहले तीनों हमारे जो आउटपुट थे QC, QB और QA वो 0 है। कौन से? इन तीनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट, ये तीनों पहले क्या है? 0। तो हमने मान लिया कि तीनों 0 हैं। अब जब पहली क्लॉक की नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आई तो QC 0 से 1 हो गया। फिर जब अगली एज आई तो 1 से 0, फिर अगली एज तो 0 से 1, फिर अगली एज 1 से 0, फिर अगली एज यहाँ पे फिर चेंज, फिर इस पे चेंज, फिर इस पे चेंज, और फिर वापस से इस एज पे 1 का 0। ठीक। तो हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया, 0 1 0 ऐसे सबको मार्क कर दिया। अब QB कब चेंज होगा? QB के लिए क्लॉक कौन है? QC, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो QC की नेगेटिव एज पे QB चेंज होगा। तो QB शुरू में तो 0 था। ठीक है। नेगेटिव एज कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ तक 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा? 1। अगली एक नेगेटिव एज यहाँ है तो यहाँ पे 1 का 0। अगली यहाँ है तो यहाँ पे 0 का 1, और अगली यहाँ है यहाँ पे 1 का 0। ठीक। इसके बाद अब QA के लिए QB क्या है? क्लॉक। ठीक। तो
क्यू ए किसकी नेगेटिव एज पे चेंज होगा, क्यू बी की। तो क्यू बी की नेगेटिव एज एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो शुरू में 0 था इसलिए 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ चेंज होगा 1 हो जाएगा। अब वापस कब चेंज होगा, अगली नेगेटिव एज पे, तो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है कि पहले तीनों 0 0 0 थे, ठीक, फिर 1 0 0, ठीक है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, 0 0 1, फिर नेक्स्ट 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, और फिर लास्ट में 0 0 0। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि एक काउंट जनरेट हो रहा है, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक गया, और उसके बाद वापस क्या हो गया, 0 0 0। तो यही तो हमें करना था, हमें काउंट करना था चीज़ों को। तो हमने देखा कि 3 फ्लिप फ्लॉप से मिलके हम कैसे काउंट जनरेट कर सकते हैं, और ये हमारा एसिंक्रोनस काउंटर था, जिसमें हमने क्लॉक को पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से दिया है। ठीक है, तो इसी टाइप से इसकी हम ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। 3 आउटपुट है हमारे, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला फ्लिप फ्लॉप है, ये वाला, ये हमारा LSB है, क्योंकि ये LSB जो है हमारा हर बार चेंज होता है, 0 से 1 1 से 0, ये हर बार चेंज हो रहा है। तो ये हमारा QC है, ठीक है, सेकंड QB और थर्ड QA। QB जो है हर 2 बार में चेंज होगा, ठीक है, तो ये हर 2 बार के बाद चेंज हो रहा है, और ये हर 4 बार के बाद चेंज हो रहा है। तो उस टाइमिंग डायग्राम से हम देख रहे हैं कि हमारी ट्रुथ टेबल कैसी होगी। और ये सब कब हो रहा है, पहले शुरू में हमारा जो आउटपुट था वो था 0 0 0। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आई, तो फर्स्ट क्लॉक में क्या हुआ, QC चेंज हुआ, फिर सेकंड क्लॉक में QC वापस चेंज हुआ, और जब QC 1 से 0 होगा तो QB भी 0 से 1 होगा। यहाँ 0 से 1 इसलिए चेंज नहीं हुआ, यहाँ 1 से 0 इसलिए ये वापस चेंज हो गया। ठीक है, मतलब जब पिछला वाला फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 हो रहा है तो नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप चेंज होगा। तो ये भी यहाँ पे 1 से 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे QC चेंज हो गया 0 से 1। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारा था 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने हैं। हियर 3 फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज फॉर 8 स्टेट। 8 स्टेट्स हैं, इसलिए हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, 3। ऑल T फ्लिप फ्लॉप्स हैव इनपुट एज 1। सभी को हमने इनपुट क्या दिया है, 1। क्यों, क्योंकि हमें फ्लिप फ्लॉप की टॉगल स्टेट का यूज़ करना है, और हमने सभी को 1 इनपुट दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्लॉक पे सभी के आउटपुट चेंज होंगे। वो कब होंगे, जब उनकी क्लॉक भी नेगेटिव एज में होगी। तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की तो क्लॉक डायरेक्ट मिल रही है उसको, लेकिन सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कब चेंज होगा, जब फर्स्ट वाले का आउटपुट 1 से 0 होगा, तब उसे उसकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक मिलेगी। ऑल फ्लिप फ्लॉप आर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, सभी नेगेटिव एज्ड है। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप गेट्स क्लॉक एज प्रीवियस आउटपुट। जो अगला फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक कैसे मिलती है, प्रीवियस आउटपुट से। वी कैन सी दैट ईच फ्लिप फ्लॉप इज डिवाइडिंग क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय फैक्टर 2। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक है कि ये जो हमारी क्लॉक थी, अभी देखिए आप, ये ऐसे चल रही थी, अगली वाली में क्या हुआ, थोड़ी टाइम पीरियड बढ़ गया इसका, फिर अगली वाली में और बढ़ गया, फिर अगली वाली में और बढ़ गया। तो कितना बढ़ रहा है ये, आप देखिए, जब ये 2 पूरी हो रही है तब ये 1 पूरी हो रही है, जब ये 2 पूरी हो रही है तो ये 1 पूरी हो रही है। ठीक, तो हर फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर रहा है। 2 से डिवाइड कर रहा है, इसलिए उसका टाइम पीरियड डबल हो रहा है। तो हमारा जो T फ्लिप फ्लॉप है उसका एक काम ये भी होता है कि वो अपनी इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करता है।
इट कम्प्लीट्स इट्स साइकिल इन 8 क्लॉक्स। हमने देखा कि ये जो हमारा काउंटर है उसकी एक साइकिल 8 क्लॉक में कंप्लीट करता है। सेम सर्किट कैन बी यूज्ड एज डाउन काउंटर इफ वी टेक आउटपुट फ्रॉम QR। अब आप यदि इसका आउटपुट QR से लेंगे तो यही सेम सर्किट डाउन काउंटर का भी यूज़ कर सकता है। कैसे? देखिए, QR मतलब इन तीनों का उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, फिर अगले का उल्टा 1 1 0, तो इसका मतलब 7 के बाद 6, फिर 5 4 3 2 1, तो ये क्या हो जाएगा? डाउन काउंट। ठीक है, पर हम डाउन काउंटर का सर्किट अलग से भी देखेंगे, और हम हमेशा हमारा जो काउंट है वो जो आउटपुट है वो हमेशा हम लेंगे Q से, Q बार से हम नहीं लेंगे। ठीक, अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा काउंटर है इसमें हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं। ठीक है, और हमें फाइनल आउटपुट यहाँ से मिल रहा है, मतलब आउटपुट तो हमारे ये तीनों हैं, लेकिन जब तक ये चेंज नहीं होगा Q है, तब तक हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब इस बिट के लिए हमें 3 फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट निकलने का वेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि फाइनल आउटपुट किसी भी स्टेट चेंज होने के लिए हमें मिनिमम 3 प्रोपोगेशन डिले का वेट करना पड़ेगा, 3 फ्लिप फ्लॉप के प्रोपोगेशन डिले का। ठीक है, हर स्टेट के चेंज होने में। इसलिए हियर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 8 स्टेट है यहाँ पे। तो अगर हम मान ले कि एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले TPD है, TPD इक्वल्स टू टाइम डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है इस काउंटर की, वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है, कम से कम टाइम आपको लगेगा 3 TPD का। ठीक है, तो टाइम आपका हो गया 3 PD, और इससे आपकी जो क्लॉक है उस क्लॉक को भी, क्लॉक का एक टाइम पीरियड कम से कम 3 PD तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर क्लॉक इस टाइम से छोटी रही तो फाइनल स्टेट चेंज होगी नहीं, और उससे पहले नेक्स्ट क्लॉक आ जाएगी, और अगर नेक्स्ट क्लॉक आ गई तो आउटपुट एरर देगा। क्यों? क्योंकि पिछली स्टेट तो चेंज हो ही नहीं है, और उससे पहले नेक्स्ट क्लॉक आने पे नेक्स्ट फ्लिप स्टेट चेंज हो जाएगी। इसलिए क्लॉक के टाइम पीरियड की मिनिमम वैल्यू होना चाहिए TPD। ठीक है, और कितने TPD? N TPD, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप पे, इसलिए यहाँ पे 3 आया, और अगर N होते तो यहाँ पे N आता, तो इसलिए T क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू N TPD। अब अगर इसको उल्टा कर दें हम, T को 1/T और N TPD को 1/NTD, तो ये आपका इक्वल का साइन भी उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और 1/T क्या होता है? आपका F क्लॉक। ठीक है, तो मतलब जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी हम देंगे, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/N TPD। इससे ज़्यादा हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस पर नहीं दे सकते। और जब हम 3 बिट की बात कर रहे हैं तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 1/3 TPD। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था आपका 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। यहाँ पे आपने देखा कि काउंट कैसे जा रहा है, अप। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 5 6 7, और 7 के बाद वापस कहाँ पहुँच गए हम? 0 पे। ठीक है, ये तो हर बार चेंज होगा। ये कब होगा? जब सेकेंड वाला, जब ये 1 से 0 हो, तो ये यहाँ पे हो रहा है, ये भी हो गया। और ये कब होगा? जब ये और ये दोनों 1 से 0 हो, तो ये भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब
ये हमारा था अप काउंटर, एसिंक्रोनस अप काउंटर। तो हम देखें कि किस कॉम्बिनेशन से हम अपने डाउन काउंटर भी बना सकते हैं। अभी हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लिया था, तो अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप प्लस क्यू बार एस क्लॉक टू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, मतलब अभी हमने हमारा फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड था, तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप प्लस क्यू एस क्लॉक टू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, मतलब यहाँ पे हमने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लिया और आउटपुट क्लॉक कैसे दी अगले फ्लिप फ्लॉप को, क्यू से। तो नेगेटिव और अगर क्यू से आउटपुट जाए तो होगा अप काउंटर, और अगर पॉजिटिव एज हो और क्यू बार से आउटपुट जाए तो होगा डाउन काउंटर। तो ऐसे ही 4 कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के साथ आउटपुट हम आगे क्लॉक कैसे देंगे, क्यू बार से, तो हमारा होगा अप काउंटर। या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के साथ क्लॉक कैसे देंगे, क्यू से, तो हमारा होगा अप काउंटर। डाउन काउंटर कैसे होगा कि फ्लिप फ्लॉप भी पॉजिटिव एज हो और आउटपुट भी क्यू से दे, या फिर फ्लिप फ्लॉप भी नेगेटिव एज हो और आउटपुट भी क्यू बार से दे। मतलब यहाँ पे दोनों जगह दोनों तरफ नेगेटिव दिख रहा है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये डाउन काउंटर, पॉजिटिव पॉजिटिव भी डाउन काउंटर, पॉजिटिव नेगेटिव अप काउंटर, नेगेटिव पॉजिटिव अप काउंटर। ठीक है, यहाँ क्यू बार को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें याद होना चाहिए। कभी हमसे पूछा जाता है कि डाउन काउंटर कैसे बनेगा, तो आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ आपको चेंज करना है यहाँ पे क्यू सी की जगह आपको देना है क्यू बार सी से, ये करना है आपको हर जगह। ठीक है, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा डाउन काउंटर में, और फिर उस हिसाब से आपको इसकी टाइमिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा कि हम क्यू की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू बार सी। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू सी ही लिखेंगे, लेकिन हमारी जो मतलब आपको अगर टाइमिंग डायग्राम बनाना रहेगा तो उसमें हम यहाँ पे क्यू सी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब हम क्यू बार सी को कनेक्ट करेंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप क्यू बार सी की नेगेटिव एज पे अपना आउटपुट चेंज करेगा। ठीक है, और हमेशा हम आउटपुट क्या लेंगे, क्यू सी क्यू बी और क्यू ए ही लेंगे। वैसे आपको डाउन काउंट पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक डाउन काउंटर का एग्जांपल लिया हुआ है, एसिंक्रोनस 3 बिट। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आपका क्लॉक कैसे जा रहा है, क्यू बार से, यहाँ पे भी क्यू बार से। ठीक, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्रुथ टेबल और टाइमिंग डायग्राम बना के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट है, एज फाइनल फ्लिप फ्लॉप आउटपुट क्यू ए हैज़ टू वेट फॉर 3 फ्लिप फ्लॉप। फाइनल हमारा जो स्टेट चेंज के लिए फाइनल आउटपुट को अगर हम देखें तो इस केस में उसको 3 फ्लिप फ्लॉप के प्रोपोगेशन डिले का वेट करना पड़ रहा है। 3 फ्लिप फ्लॉप प्रोपोगेशन डिले टू चेंज ईच काउंट, देयरफॉर इट टेक्स मोर टाइम एंड देयर में बी some transient states present if clock time period is not sufficient large enough। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्लॉक उन 3 प्रोपोगेशन डिले से छोटी हुई तो हमारा फ्लिप फ्लॉप दूसरी स्टेट आने से पहले ही किसी और स्टेट में चले जाएगा, और ऐसी बीच की स्टेट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। तो अगर हमारा क्लॉक पीरियड सफिशिएंट लार्ज नहीं है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप एरर स्टेट देगा। तो उस केस में ये जो ड्रॉबैक है ये हमारा एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में होता है। तो इसलिए हम क्या डिज़ाइन करते हैं,
सिंक्रोनस काउंटर, जो हमारा पिछला ड्रॉबैक था वो एसिंक्रोनस काउंटर का था, इसलिए हमने क्या डिज़ाइन किया, सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर में हम सभी फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक देते हैं, इसलिए हमें सभी फ्लिप फ्लॉप के पास अपनी अपनी सेम क्लॉक होती है, इसलिए उसे पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से मिली हुई क्लॉक का वेट नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये ड्रॉबैक यहाँ पर नहीं होता। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।